आज का आपका टॉपिक है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड, अर्थात घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज थ्रेड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साधारण तौर पे हम लोग राइट हैंड थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं। अगर दो पार्ट्स को आपस में जुड़ना हो और उसमें अगर कोई गति ना हो, उस पार्ट्स में कोई गति ना हो, तो उसके लिए राइट हैंड थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड के कोण, आकार या बनावट, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है तो सिर्फ थ्रेड की चाल की दिशा में अंतर होता है। राइट हैंड थ्रेड क्लॉकवाइज में चलता है और लेफ्ट हैंड थ्रेड एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। यही अंतर है दोनों में, और विशेष अंतर नहीं है। कार्य के अनुसार अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की चूड़ियाँ यानी थ्रेड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, राइट हैंड थ्रेड में जब किसी बोल्ट पर नट को चलाते हैं तो वह क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कसता है, अर्थात आगे की तरफ चलता है, क्लॉकवाइज घूमते हुए। लेफ्ट हैंड थ्रेड में जब किसी बोल्ट पर नट को चलाते हैं तो वह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए बोल्ट पर आगे की तरफ बढ़ता है। यही दोनों में अंतर है, सिर्फ चूड़ियों की चाल की दिशा में अंतर होता है। ठीक है, आप यहाँ पर चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये है राइट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड में ये चूड़ी की बनावट है, थ्रेड की बनावट है। यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, अर्थात ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट होता है। यहाँ से किसी बोल्ट पर नट को जब हम चलाते हैं तो एक पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट शुरू होता है। यहाँ से स्टार्ट शुरू होते हुए आपका ये आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए, क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए थ्रेड अर्थात बोल्ट पर नट आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ है लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड में यहाँ स्टार्ट है। जब यहाँ से स्टार्ट पकड़ेगा तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए बोल्ट पर नट आगे बढ़ता है। दोनों में यही अंतर है, कार्य के अनुसार दोनों का बदल जाता है। कहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कार्य के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब समझना है हमें स्टार्ट ऑफ थ्रेड, मतलब कि स्टार्ट पकड़ने वाला जो ये चीज है, स्टार्ट पकड़ने वाला, इसमें क्या क्या विशेषता होती है, किस किस प्रकार का स्टार्ट होता है, जहां से बोल्ट पर नट स्टार्ट को पकड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है नंबर 1, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, चूड़ी की बनावट में स्टार्ट पकड़ने का सिर्फ एक ही थ्रेड होता है, जहां से सिंगल स्टार्ट पकड़ता है और वहां से घूमते हुए वह अंत तक चला जाता है। अर्थात किसी बोल्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो उस पर जो थ्रेड बने होते हैं उसमें स्टार्ट को पकड़ने का सिर्फ एक स्थान होता है। जैसे कि ये भी बनाया हुआ है तो ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड का ही ये चित्र बना हुआ है। यहाँ से पकड़ेगा स्टार्ट और ये घूमते हुए लगातार बोल्ट के अंत तक चला जाएगा। इसे कहते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड। नंबर 2 है डबल स्टार्ट थ्रेड, अर्थात
किसी बोल्ट पर स्टार्ट को पकड़ने की संख्या 2 गुनी हो जाती है, 2 हो जाती है। यहाँ पर सिंगल है, किसी अन्य बोल्ट में जहाँ पर 2 स्टार्ट पकड़ने का स्थान होगा, अर्थात यहाँ पर 2 स्टार्ट होगा, अलग अलग बोल्ट पे अलग अलग स्टार्ट होता है। तो 2 स्टार्ट वाले, डबल स्टार्ट वाले चूड़ी में 2 स्थान से आपका नट का जो है पकड़ने वाला, ये 2 स्थान से पकड़ेगा और ये पकड़ते हुए आगे चला जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें चूड़ी की लीड चूड़ी के पीछ का 2 गुना हो जाता है। चूड़ी की लीड चूड़ी के पीछ का 2 गुना हो जाता है। डबल स्टार्ट में अगर हम नट को चलाते हैं, डबल स्टार्ट में नट को चलाते हैं तो एक चक्कर में 2 पीछ तय करेगा, यानी कि 2 पीछ की दूरी आपका नट जो है तय करेगा। थोड़ा और विस्तार समझिए इसको। डबल स्टार्ट का थ्रेड है, डबल स्टार्ट का थ्रेड है, किसी बोल्ट पर हम नट को चलाते हैं तो सिर्फ एक चक्कर में, जब एक चक्कर पूरा करेगा तो 1 और 2 चूड़ी पार कर जाएगा, 2 चूड़ी को पार कर जाएगा डबल स्टार्ट थ्रेड में। लेकिन सिंगल स्टार्ट थ्रेड में ऐसा नहीं होता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में एक चक्कर में एक चूड़ी पार करता है, यानी कि एक पीच की दूरी तय करता है। डबल स्टार्ट थ्रेड में एक चक्कर में 2 चूड़ी का पीच तय करता है, यानी कि 2 गुना हो गया। डबल स्टार्ट में 2 गुना हो गया पिच का। नंबर 3, मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में 2 से अधिक स्टार्ट होती हैं, यानी कि स्टार्ट पकड़ने की संख्या 2 से अधिक हो जाता है। उसमें क्या होगा कि उस बोल्ट पर अगर हम नट को एक चक्कर घुमाते हैं तो एक चक्कर में 3 पीच को पार कर जाएगा। एक चक्कर में 1, 2, 3 पीच को पार कर जाएगा अगर 3 स्टार्ट का है। तो अगर 4 स्टार्ट का है तो एक चक्कर में 4 चूड़ी को पार करेगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट वाली चूड़ी की पीच का 4 गुना लीड होता है। लीड यानी कि तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी को लीड कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए। डबल स्टार्ट में क्या होता है, इसमें चूड़ी की लीड, डबल स्टार्ट थ्रेड में चूड़ी की लीड चूड़ी के पीच का 2 गुना हो जाता है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में 3 स्टार्ट वाली चूड़ी का पीच का 3 गुना लीड होगा और 4 स्टार्ट वाली चूड़ी की पीच का 4 गुना लीड होगा। LEAD, लीड। लीड का अर्थ होता है किसी भी थ्रेड पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को लीड कहते हैं। एक चक्कर में तय की गई दूरी को लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट में एक चक्कर में एक चूड़ी पार करेगा, डबल स्टार्ट में एक चक्कर में 2 चूड़ी पार करेगा, मल्टी स्टार्ट थ्रेड में जितनी चूड़ियाँ होगी एक चक्कर में उतनी चूड़ियाँ को वह पार कर जाएगा। ये है आपका स्टार्ट ऑफ थ्रेड। अब देखिए, स्क्रू थ्रेड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में जान लीजिए। क्या विशेषताएं होती है स्क्रू थ्रेड का? नंबर 1 है, किसी सिलेंडर के बाहरी या अंदरूनी सतह पर, किसी सिलेंडर के बाहरी या अंदरूनी सतह पर हेलिक्स एंगल में, यूनिफॉर्म सेक्शन यानी कि बराबर दूरी पर यूनिफॉर्म सेक्शन में हेलिक्स एंगल में कटे हुए रिज को, धारी को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, स्क्रू थ्रेड का मुख्य प्रयोग फास्टनर की तरह गति परिवर्तन करने में, भार उठाने के लिए
परिशुद्ध माप लेने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, दोनों साइडें, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें जिस पॉइंट पर मिलती है, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट कहते हैं, जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्रेस्ट कहते हैं। तथा नीचे की तरफ जिस पॉइंट पर मिलती है, ये भाग यहाँ दिखाते हैं, ये वाला भाग रूट कहलाता है। ऊपर की ओर जिस स्थान पर मिलेगा उसे क्रेस्ट कहेंगे, नीचे की ओर जिस स्थान पर मिलेगा उसे रूट कहते हैं। पिच डायमीटर, पिच डायमीटर एक काल्पनिक व्यास है। पिच डायमीटर एक काल्पनिक व्यास है जो कि मेजर डायमीटर, सबसे बाहरी जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच बनता है। ये आपका काल्पनिक व्यास कहलाता है। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच जो बनता है उसे पिच डायमीटर के नाम से जानते हैं। नंबर 5, स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को, बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। स्क्रू थ्रेड पर थ्रेड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। स्क्रू पर अर्थात बोल्ट पर नट का एक पूरा चक्कर जितना दूरी तय करेगा उसे लीड कहते हैं। अगला नंबर, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर, लेथ मशीन में नीचे जो लंबा शाफ्ट होता है जिस पर थ्रेड कटा होता है उसे हम लीड स्क्रू कहते हैं। लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर एकमे थ्रेड कटा होता है। एकमे थ्रेड का दूसरा नाम है स्क्वायर टेपर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया जाता है टेपर में, उसे हम एकमे थ्रेड कहते हैं। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर एकमे थ्रेड कटा होता है। अगला नंबर, जैक पर, जैक जो गाड़ी को उठाया जाता है जिस जैक से उसे जैक कहते हैं। जैक पर स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। जैक पर स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। अगला नंबर है इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का कोण 60 डिग्री होता है तथा डेप्थ 0.61 पिच होता है। अगला नंबर, एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए बाहरी थ्रेड के पिच डायमीटर को, पिच डायमीटर आपका कहाँ होगा, देखिए उसमें को टनल हो गया है। ये जो रेखा जा रहा है जहाँ पर रूट बनता है, जहाँ रूट होता है, इसको हम पिच डायमीटर कहते हैं। ठीक है। बाहरी थ्रेड का पिच डायमीटर चेक करने के लिए
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हेलिकल ग्रुप बनाकर, अगला पॉइंट, हेलिकल ग्रुप बनाकर सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड काटी जाती है। यानी कि स्क्रू थ्रेड जब कटता है तो वह हेलिकल ग्रुप में चलता है। तिरछा लाइन इस तरह से हेलिकल ग्रुप में कटते हुए आपका जो है स्क्रू थ्रेड बनता है। हेलिक्स एंगल में स्क्रू थ्रेड बनता है। अगला नंबर, थ्रेड का पिच डायमीटर। थ्रेड का पिच डायमीटर थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच एक काल्पनिक व्यास होता है। उसको किसी से दर्शाया नहीं जाएगा कि ये पॉइंट जो है ये आपका पिच डायमीटर हुआ। अगला नंबर, सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले नट और बोल्ट पर, सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले नट और बोल्ट पर भी थ्रेड कटा होता है। अगला पॉइंट, लोड उठाने वाले साधनों पर स्क्वायर थ्रेड बनी होती है। अगला मुख्य पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान देखिए, समझिएगा। ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर, ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर स्क्रू थ्रेड कनेक्ट के लिए, स्क्रू थ्रेड कनेक्ट के लिए लेफ्ट हैंड थ्रेड बना होता है। इसको थोड़ा विस्तार समझ लीजिए। ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग आप लोग वर्कशॉप में कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, जब ग्राइंडर मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो ग्राइंडिंग व्हील का पहिया की घूमने की दिशा को ध्यान कीजिए कैसे घूमता है, हम बताते हैं। आप ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर ध्यान दीजिए। जब हम स्टार्ट करते हैं तो फेस जो है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से घूमता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस है सामने का, वह ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अर्थात लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमता है। ग्राइंडिंग व्हील का पहिया एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो उसमें जब उसके स्पिंडल पर, जिस पर चूड़ी कटी होती है, ग्राइंडर मशीन के स्पिंडल पर ग्राइंडिंग व्हील का पहिया सेट किया जाता है, लगाया जाता है। जब हम शाफ्ट पर अगर हम ग्राइंडिंग व्हील का पहिया सेट करते हैं तो शाफ्ट पे जो चूड़ी कटी होती है वह लेफ्ट हैंड चूड़ी कटी होती है, अर्थात प्लेट को लगाने के बाद, ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हम नट से उसको टाइट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम नट को उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो नट जो है प्लेट को पकड़ता है, टाइट करता है, और क्लॉकवाइज यानी सीधा घुमाते हैं तो वह खुलता है। लेकिन साधारण तौर पर ऐसा नहीं होता है। साधारण तौर पे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि नट को क्लॉकवाइज घुमाते हुए कसते हैं और एंटी क्लॉक घुमाते हुए खोलते हैं। लेकिन ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह से नहीं है, उसमें उल्टा है। एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो आपका नट कसेगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट आपका खुलता है। क्यों? चाल की दिशा पर निर्भर कर रहा है, चाल की दिशा पर निर्भर कर रहा है। जिस चाल में आपका ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा है उसी चाल की दिशा में उस पर थ्रेड कटे होते हैं और उसी के अनुसार नट जो है उस पर टाइट होता है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर क्लॉकवाइज का नट उस पर कसते हैं, क्लॉकवाइज का थ्रेड बना हुआ है, तो उस स्थिति में चलते हुए ग्राइंडिंग व्हील से आपका नट खुल करके बाहर गिर जाएगा। जिस दिशा में पहिया चल रहा है उसी दिशा में नट का दबाव हमेशा उस पर बना रहता है, जिसके वजह से वह टाइट हुआ रहता है उस पर। अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो आपका नट खुल करके बाहर गिर जाएगा। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील को कसते समय उसके शाफ्ट पर
एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड चूड़ी कटी होती है, उस स्थिति में आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो नट है वह खुलकर बाहर नहीं गिरता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।